हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के स्टूडेंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का जो थ्योरी पेपर है उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसमें से तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी सारे प्रश्न यहीं से आपको फंसने वाले हैं। 5 पूछे जाएंगे तो 4 यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पौधों तथा विषाणुओं में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? पौधे मतलब प्लांट्स, विषाणु का मतलब वायरस, वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। जो पौधे तथा विषाणु होते हैं इनमें कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पौधों तथा विषाणुओं में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। यदि पूछा जाए तो परीक्षा में तो आप आरएनए टिक लगा के आना। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अधिकतर जंतु और विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? अधिकतर जो जंतु होते हैं, विषाणु का मतलब जो वायरस होते हैं, उसमें कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? यदि पूछा जाए परीक्षाओं में कि अधिकतर मतलब ज़्यादातर जंतु और विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो टिक लगा के आना आरएनए और डीएनए। अधिकतर यदि जंतु और विषाणु में के पूछा जाए तो आप टिक लगा के आना आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ओके, तो तीसरा है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु यानी वायरस, वायरस की खोज किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेनोबस्टी। एवेनोबस्टी ने वायरस की खोज की थी। ठीक है, अगला है, वायरस की इकाई को क्या कहते हैं? वायरस की इकाई को क्या कहते हैं, यानी वायरस को क्या कहते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है आपका बिलियन, दूसरा है मीटर, तीसरा है सेकंड और चौथा है एम्पियर। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलियन। देखिए, वायरस की जो इकाई होती है उसे हम बिलियन कहते हैं। पांचवा प्रश्न कि विषाणु किसके बने होते हैं? विषाणु किससे बने होते हैं? देखिए, जो वायरस होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो पहला है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। तो डायरेक्ट आपको न्यूक्लिक अम्ल भी लिखा मिल सकता है और डीएनए आरएनए भी लिखा मिल सकता है, और आपको न्यूक्लियो प्रोटीन भी लिखा मिल सकता है। तीनों राइट आंसर है और तीनों आपको याद करना है। विषाणु किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ओके, चलिए छठा प्रश्न है, जीवाणु भोजी किस पर आक्रमण करता है? जीवाणु भोजी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये किस पर आक्रमण करता है, किसको नष्ट करता है? ये परजीवी होता है जो दूसरों पर आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए, और ये जीवाणु पर आक्रमण करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज किस पर आक्रमण करता है? जीवाणु पर आक्रमण करता है और ये परजीवी होता है। चलिए सातवां प्रश्न हमारा है, पौधों में चितकबरापन बौनापन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें चितकबरापन आ जाता है, धारियां आ जाती हैं, ठीक है, काली पीली, और बौनापन यानी छोटे हो जाते हैं। वो किसके द्वारा होता है? ये जो लक्षण होते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं? विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदि विषाणु उस पर अटैक करता है तो क्या होता है कि चितकबरापन बौनापन जैसे लक्षण पौधों में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। पौधों में चितकबरापन बौनापन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। आठवां है, गंगा नदी का पानी क्यों शुद्ध होता है? देखिए, आठवां है, गंगा नदी का पानी क्यों शुद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु भोजी, क्योंकि जीवाणु भोजी कहाँ पाए जाते हैं? गंगा नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जीवाणु जितने भी होते हैं वहाँ पर ये नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो वाटर है, पानी है, वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है, जीवाणु भोजी परजीवी होते हैं और ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, और ये जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जीवाणु नष्ट हो जाता है, और जीवाणु नष्ट हो जाता है तो गंगा नदी का जो जल है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नवा प्रश्न हमारा है, जीवाणु भोजी में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? जीवाणु भोजी को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसमें कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए आरएनए। इसमें से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल इसमें पाया जाता है? जीवाणु भोजी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। बैक्टीरियोफेज में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। देखिए, अगला है, जीवाणु भोजी का सिर बना होता है। जीवाणु भोजी का सिर किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड से जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज का सिर बना होता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह यहाँ पर है बैक्टीरियोफेज की संरचना। बैक्टीरियोफेज का ये ऊपर वाला क्या है? हेड है। यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, गलत है, हेड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रोटीन कोट है यहाँ पर। ठीक है, ये डीएनए है। तो इसके ऊपर वाला ये पार्ट है, ये किससे बना होता है? कौन सी प्रोटीन से बना होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड से बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके,
तो ये मैंने आपको बता दिया कि जीवाणु भोजी का जो सिर होता है वो किससे बना होता है, कैप्सिड आप कह सकते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हैं। चलिए 11वां प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु है जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, एबी ल्यूवेनहॉक। कब की थी, 1676 ईस्वी में की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 12वां हमारा प्रश्न है, जीवाणुओं में संयुग्मन पाया जाता है। ऐसे कौन से जीवाणु होते हैं जिसमें संयुग्मन पाया जाता है, ऐसे कौन से जीवाणु होते हैं जिनमें संयुग्मन पाया जाता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। ऐसा कौन सा जीवाणु है, ई कोलाई। ई कोलाई ये कहाँ पाया जाता है, ई कोलाई मानव की जो आंत होती है उसमें पाया जाता है, उसमें संयुग्मन करके कई सारे ई कोलाई बना लेता है। ओके, ये एक जीवाणु है ई कोलाई। तो ऐसा कौन सा जीवाणु जिसमें संयुग्मन पाया जाता है, तो ई कोलाई नामक जीवाणु जो होता है इसमें संयुग्मन पाया जाता है, कंजुगेशन पाया जाता है, जिसके कारण ये अपनी संख्या को डबल कर कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बना लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए पोषण के आधार पर बैक्टीरिया का जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कितने प्रकार के होते हैं, पोषण के आधार पर पूछा गया, यानी जो भोजन होता है उसके आधार पर बैक्टीरिया या जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, 5, 6, 3, 4, ठीक है। तो आपको टिक लगा के आना, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए स्वपोषी, परपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी 2 प्रकार का होता है, परजीवी और मृतोपजीवी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्वपोषी भी होते हैं और ये दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं और ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है। यहाँ पर स्वपोषी जो कि खुद ही अपना भोजन प्राप्त करता है, खुद से बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है नीलहरी शैवाल। और परपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सल्फर जीवाणु, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर विषमपोषी दिया है परजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है। इसे भी हम डिटेल से आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 14वां प्रश्न को देख लेते हैं कि दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है। दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया यानी जीवाणु का क्या नाम है। तो कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और कई सारे बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाभदायक बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, दूध से दही जमाने का काम करता है। दूध है उसको दही जमाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। यही क्या करता है, दूध से दही जमाने के काम आता है। यहाँ पर है 15वां MCQ इम्पोर्टेंट, ईस्ट किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है। ईस्ट किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, पनीर के उत्पादन में भी और एल्कोहल के उत्पादन में भी और चीनी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कवक होता है और इसकी 40 प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं। एक मृतोपजीवी है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो एल्कोहल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पूछा जाता है ऑप्शन में, आपको यही मिलता है ज़्यादातर कि ईस्ट किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये हमारा 16वां इंपॉर्टेंट है, मानव के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, मानव का जो केंद्रक होता है इस तरह का केंद्रक होता है, आपने देखा होगा, ये गोल गोल केंद्रक होता है और इसमें क्या पाया जाता है, एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। इस तरह से क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, ये क्रोमेटिन होते हैं। और यहाँ पर एक क्या होता है, केंद्रिका होती है, ओके। और इसके अंदर क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य जिसे हम कहते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, क्रोमेटिन होते हैं और यही सेपरेट होकर ये अलग अलग होकर क्या बन जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र बन जाते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मानव के केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो धागेनुमा संरचना में पाए जाते हैं। बाद में यदि केंद्रक विभाजन होता है तो ये अलग अलग होकर क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं गुणसूत्र और साफ साफ भी दिखाई देने लगते हैं। तो टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। तो चलिए अब हम 17वां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जो मानव होता है उसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और उसमें से क्या होते हैं, एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो 44 गुणसूत्र बच जाते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहते हैं। देखिए सिंपल सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है, एक नर का गुणसूत्र होता है, नर, और मादा का कैसा हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगी तो मादा हो जाएगी। तो जो टोटल 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं और 2 गुणसूत्र यदि निकल जाते हैं तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और ये वाले जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये ऑटोसोम गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी 22 जोड़ी क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स, और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं लिंग का निर्धारण करते हैं, ओके।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव में 19वीं तथा 20वीं जोड़ी के गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं। मानव का पूरा कैरियोटाइप जो होता है, जिसमें सभी गुणसूत्र लिखे होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र लिखे होते हैं, उसमें से 19वीं जोड़ी तथा 20वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, ये भी 2 होते हैं और ये भी 2, तो टोटल 4 गुणसूत्र होते हैं। और 4 गुणसूत्र ऐसे होते हैं मेटासेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? मेटासेंट्रिक होते हैं। इनका जो देखिए सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है। ये वाला ये किसे कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। और इनकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये ब्यू शेप का दिखता है मेटासेंट्रिक। यदि आपने गुणसूत्र वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ये ब्यू शेप का दिखता है और इसका जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ये बहुत छोटे गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटे होते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक कहते हैं। 2 यहाँ पर गुणसूत्र, 2 यहाँ पर, 4 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो मेटासेंट्रिक होते हैं, ठीक है। बात को हमारे ध्यान से समझिए। 19वीं जोड़ी तथा 20वीं जोड़ी, तो टोटल 4 गुणसूत्र हो गए, एक जोड़ी यहाँ से, एक जोड़ी यहाँ से, तो 4 गुणसूत्र ऐसे होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं, यानी उनका जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में होता है, और ये बहुत छोटे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तथा कुल 4 गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में होते हैं, तथा ऐसे ही मेटासेंट्रिक गुणसूत्र जो होते हैं वो प्रत्येक कोशिका में होते हैं, 4 गुणसूत्र, ओके, 19वीं तथा 20वीं जोड़ी वाले। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ चुके हैं कि मानव में 19वीं तथा 20वीं जोड़ी के गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं? मेटासेंट्रिक होते हैं। देखिए हमारा 19वां एमसीक्यू है कि मनुष्य के गुणसूत्र को वर्गीकृत 7 समूह में किया गया है। मनुष्य के कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, उसको 7 समूह में वर्गीकृत किया गया है, यानी 7 समूह में उसे बांटा गया है। 46 गुणसूत्र जो मनुष्य में पाए जाते हैं उन्हें 7 समूह में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। देखिए कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो ग्रुप ए से लेकर जी तक 7 समूह टोटल हैं, उनमें सभी गुणसूत्र को बांट दिया गया है। देखिए 20वां हमारा है एमसीक्यू, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि मानव के गुणसूत्र प्रारूप, यानी गुणसूत्र का जो पूरा का पूरा कैरियोटाइप होता है, जिसमें टोटल के टोटल 46 गुणसूत्र रखे हुए होते हैं, उसमें से जो एक्स लिंग गुणसूत्र है उसको हम क्या कहते हैं, या किसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हैं कि जो मानव का कैरियोटाइप होता है उसमें एक्स लिंग गुणसूत्र को किसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, कौन से ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ग्रुप ए के अंतर्गत रखा गया है, ग्रुप बी के अंतर्गत रखा गया है, ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया है, या डी, ई, एफ, जी आपको बताना है। तो एक्स लिंग गुणसूत्र को जो मानव का कैरियोटाइप है उसमें ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। एक्स लिंग गुणसूत्र को ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया है। मानव के जो सभी गुणसूत्र होते हैं वो 7 समूह में बटे होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। और जो एक्स लिंग गुणसूत्र होता है वो ग्रुप सी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए हमारा 21वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन सा एन्यूप्लाइडी नहीं है। निम्न में कौन सा एन्यूप्लाइडी नहीं है? मैंने आपको म्यूटेशन के टॉपिक में बताया था कि एन्यूप्लाइडी क्या होता है। तो देखिए एन्यूप्लाइडी को कई भागों में बांटा गया था, तो उसमें से यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से एन्यूप्लाइडी कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले दिया है मोनोप्लाइडी, तो मोनोप्लाइडी कहीं नहीं था, आपने देखा होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है और सब सही है। तो देखिए दूसरा किस प्रकार से सही है वो हम देख लेते हैं। दूसरा है 2n-1, यानी 46 को यदि हम 1 घटाएंगे तो कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो द्विगुणित होते हैं, यानी 2n, जिसे हम 46 कहते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यदि उसमें से घटाएंगे तो 45 हो जाता है। तो 45 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? टर्नर सिंड्रोम में पाए जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण है? मोनोजोमिक का उदाहरण है। तो एन्यूप्लाइडी में मोनोजोमिक तो पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा 3n, 3n किसे कहते हैं? तो 3n मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए 2n+1 को हम क्या कहते हैं? 2n और 1 मिल जाएगा तो 3n कहते हैं। तो 3n किस में होता है? 3n होता है ट्राइसोमी में, ट्राइजोमी में होता है। ट्राइजोमी एन्यूप्लाइडी में पाया जाता है। ट्राइजोमी में कौन सा उदाहरण होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ट्राइजोमी हो जाता है। और ट्राइजोमी का बेस्ट एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये भी किस में पाया जाता है? एन्यूप्लाइडी में पाया जाता है। और यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि एन्यूप्लाइडी कौन सा नहीं है, तो वो हम देखने वाले हैं। और ट्राइजोमी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइजोमी का बेस्ट एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है 21वीं जोड़ी में, ठीक है। तो ये भी क्या है? एन्यूप्लाइडी का भाग है एक, ठीक है। और यहाँ पर पहला है कि मोनोप्लाइडी, तो मोनोप्लाइडी का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो निम्न में कौन सा एन्यूप्लाइडी नहीं है? मोनोप्लाइडी जो है वो एन्यूप्लाइडी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको 3 ऑप्शन अच्छे से समझा दिए हैं कैसे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं।
22वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ट्राइजोमी जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अधिक गुणसूत्र हो जाना क्या कहलाता है, ट्राइजोमी कहलाता है। ट्राइजोमी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। नॉर्मल मनुष्य में 46 होते हैं, लेकिन जिससे डाउन सिंड्रोम जिसे होता है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। किसी भी जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें एक बढ़ जाता है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे ये ग्रसित व्यक्ति हो जाता है डाउन सिंड्रोम से। तो ट्राइजोमी किस में होता है, एन्यूप्लाइडी में होता है। तो म्यूटेशन देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि ट्राइजोमी क्या होता है। और ट्राइजोमी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम नहीं देखा तो डाउन सिंड्रोम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी होता है, वहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं 2n+1, तो टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, जिसे हम ट्राइजोमी कहते हैं। और उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विगुणित है, यानी नॉर्मल में 46 होते हैं लेकिन एक बढ़ जाता है, तो ये ट्राइजोमी हो जाता है, ठीक है। तो एक गुणसूत्र का अधिक हो जाना ट्राइजोमी कहलाता है। तो देखिए 23वां है बहुगुणिता का कारण है। बहुगुणिता का कारण यानी पॉलीप्लॉइडी का कारण है। पॉलीप्लॉइडी किसके कारण होता है, पॉलीप्लॉइडी में पूरा का पूरा गुणसूत्र का सेट बढ़ जाता है। यदि यहाँ पर जैसे 2 हैं गुणसूत्र तो 2 और आ जाएंगे तो पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है। 2 थे फिर से 2 आ गए तो पूरा पूरा सेट बढ़ रहा है, तो क्या हो जाता है, तो टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें पूरे के पूरे सेट में वृद्धि होती है। बहुगुणिता को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और पॉलीप्लॉइडी का कारण क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है, तो पॉलीप्लॉइडी इसलिए होता है कि गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है, गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। 24वां हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जीव, वह जीव जिनमें गुणसूत्र के समुच्चय 2 से अधिक पाए जाते हैं, 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर वो क्या कहलाते हैं, बहुगुणिता कहलाते हैं, यानी गुणसूत्र में वृद्धि हो जाना। देखिए सामान्य मनुष्य में इस तरह के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये सेट है 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 समुच्चय हैं, यदि इसमें वृद्धि हो जाए, यदि ये क्या हो जाए, यदि इसमें वृद्धि हो जाए तो इस तरह के गुणसूत्र बढ़ जाएंगे। देखिए ये ठीक है, ये अब ये क्या कहलाएगा, अब आप खुद ही बता सकते हैं ये क्या कहलाएगा, बहुगुणिता कहलाएगा, यानी पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा। गुणसूत्र का पूरा सेट इसमें बढ़ रहा है, गुणसूत्र का पूरा सेट बढ़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुगुणित लिखा हुआ है, वे जीव जिनमें गुणसूत्र के समुच्चय 2 से अधिक पाए जाएं, यानी 2 तो पाए जाते हैं सामान्य मनुष्य में, लेकिन 2 यहाँ पर क्या है, 2 से अधिक पाए जाएं, 2 यहाँ पर 2 थे, 2 से अधिक पाए जाएं तो क्या कहलाता है, बहुगुणिता कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। इसमें पूरा का पूरा समुच्चय बढ़ जाता है, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है। एक ये सेट है, नॉर्मल सेट है, यदि इसमें वृद्धि हो जाती है, गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है, तो टोटल 4 हो जाएंगे। यदि 4 हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, बहुगुणिता वाली कंडीशन हो जाएगी, जिसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर 25वां है कि गुणसूत्रों की संख्या में वह परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में ऐसा परिवर्तन जो गुणसूत्रों के पूरे समुच्चय में पाए जाते हैं, उसे क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गुणसूत्र की जो संख्या होती है उसमें नॉर्मल सा परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ा थोड़ा सा म्यूटेशन होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वगुणिता कहते हैं, यानी ऑटोप्लॉइडी कहते हैं। जिसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम स्वगुणिता कहते हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि गुणसूत्र की संख्या में ऐसा परिवर्तन जो गुणसूत्र के पूरे समुच्चय में पाए जाते हैं, गुणसूत्र का पूरा समुच्चय होता है उसमें पाए जाते हैं, समुच्चय 2 का होता है, पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वगुणिता कहते हैं, यानी ऑटोप्लॉइडी कहते हैं। तो देखिए अब हमारा 26वां इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों के 4 समुच्चय पाए जाते हैं, यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों के 4 समुच्चय पाए जाते हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर इस तरह से पाए जाएं, ये गुणसूत्र हैं, यदि ये 4 यहाँ पर गुणसूत्र हैं, इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्गुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्गुणिता कहते हैं। तो देखिए 27वां हमारा प्रश्न है कि एक ए रुधिर वर्ग के रोगी को किन रुधिर वर्गों का रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। देखिए मानव में क्या होता है कि ए बी ओ रुधिर वर्ग होता है, मानव में क्या होता है कि ए बी ओ रुधिर वर्ग होता है। इसकी खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी, वैज्ञानिक जो लैंड स्टीनर थे उन्होंने ए बी ओ रुधिर वर्ग की खोज की थी। देखिए दाता यानी ये रुधिर वर्ग देता है और ये ग्राह्य मतलब रुधिर वर्ग को ग्रहण करता है। तो दाता ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, ए बी यहाँ पर और ओ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है और यहाँ पर भी लिख लेना है। तो ये ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर इस सीक्वेंस में अच्छी तरह से लिख लेना है। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा जो दाता है वो रुधिर वर्ग दे सकता है।
और कौन सा ग्राही है वो कौन से रुधिर वर्ग को ले सकता है। तो देखिए देखेंगे, देखिए ए जो रुधिर वर्ग है वो किसको दे सकता है, यानी ये दाता है तो ये किसको दे सकता है, ये ग्राही है, तो ये ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। और बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से ब्लड ग्रुप को दे सकता है, देखिए बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है, ठीक है। और ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है, देखिए ए बी वाला सिर्फ ए बी को देखता है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ ए बी सर्वग्राही, ये सभी ब्लड ग्रुप को, यहाँ पर जितने भी ब्लड ग्रुप हैं इन सब का ब्लड ले सकता है। और ओ वाला क्या है, सर्वदाता, ये सबको दे सकता है, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ब्लड ग्रुप इन सबको दे सकता है। ओ जो सर्वदाता होता है ये सबको दे सकता है और सर्वग्राही ए बी है, ये सबका जो ब्लड ग्रुप है वो आसानी से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि एक ए रुधिर वर्ग के रोगी, देखिए एक ए जो रुधिर वर्ग वाला रोगी है, देखिए ये रोगी है और इसको क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, तो वो ब्लड किससे, कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है। तो देखिए जो ए है ग्राही है यानी लेना चाहता है, ये किससे लेगा, ए से लेगा, ठीक है, और ओ से लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राही है रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति है ये ब्लड लेना चाहता है, तो वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से लेगा, तो ओ से लेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से लेगा। तो आपको ऑप्शन में लिखा होगा ओ एवं ए या ए एवं ओ लिखा होगा, तो आप टिक लगा के आना ओ एवं ए। तो एक ए रुधिर वर्ग के रोगी को किन रुधिर वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ एवं ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ये अपना ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा 28वां है कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति विश्व असली दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं। देखिए ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी व्यक्ति को यानी यूनिवर्सल डोनर यानी विश्व असली दाता यानी विश्व में सभी व्यक्ति को दे सकता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी व्यक्ति को अपना रुधिर वर्ग दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने आपको बता भी दिया है। और रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति है वो सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर यही बात को लिखा गया है कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति विश्व असली दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ है, ये सभी व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है यानी विश्व असली दाता। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ए बी रुधिर वर्ग है ये सबका रुधिर ले सकता है, ये क्या कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। यदि ऑप्शन में ए बी दिया हो तो ए बी पर आप टिक लगा के आए, यदि ना दिया हो ए बी, यदि ए बी पॉजिटिव दिया हो तो ए बी पॉजिटिव पर टिक लगा के आए, दोनों सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सर्वदाता, हमने आपको बताया था कि सर्वदाता ओ होता है, ये सबको अपना रुधिर दे सकता है। लेकिन यदि ओ ना दिया हो, विकल्प में ओ निगेटिव दिया हो तो ओ निगेटिव पर आप टिक लगा के आए। वैसा ही यहाँ पर होता है, ओ ना दिया हो तो इस पर लगा के आए, यदि ये ना दिया हो तो इस पर लगा के आए, ठीक है, दोनों सही। 29वां प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस रोग की संभावना किसमें होती है। यह एक रोग का नाम है और ये किसमें होता है, जब RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पुरुष RH निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली स्त्री से विवाह कर लेता है तो पहली संतान नॉर्मल उत्पन्न होती है, लेकिन जब दूसरी संतान होती है तब उसमें ये रोग उत्पन्न हो जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस रोग उत्पन्न होने के कारण उसकी गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका कारण होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। देखिए इस तरह से, देखिए मान लेते हैं ये गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय, इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर ये जो है ये एक भ्रूण है, ठीक है, अभी संतान नहीं है, अभी ये भ्रूण है अभी। और इसका क्या है ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। और माता का क्या है, RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। जो यहाँ पर भ्रूण बन रहा है, जो शिशु बन रहा है उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और जो माता है उसका RH निगेटिव है। और ये प्लेसेंटा की परत होती है, ठीक है, ये क्या होती है, प्लेसेंटा की परत होती है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, ये एमनियोटिक द्रव्य भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। यदि प्लेसेंटा परत फट जाती है तो क्या होता है कि RH पॉजिटिव भ्रूण का और RH निगेटिव माता का क्या होता है, ब्लड आपस में मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, संतान जो होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि पहली बार में इसकी मृत्यु नहीं होती है इस भ्रूण की, ठीक है, चलो जैसे तैसे बचा लिया जाता है पहली बार में, लेकिन दूसरी बार में इसकी निश्चित ही मौत हो जाती है, ठीक है। दूसरी बार भ्रूण बना, ठीक है, दूसरी बार संतान पैदा हुई तो दूसरी बार क्या होता है कि गर्भावस्था में ही प्लेसेंटा परत फटती है, RH निगेटिव इधर आता है और RH पॉजिटिव सिसका होता है, बस
शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पुरुष और RH निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली स्त्री का विवाह कराने से क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल रोग की संभावना उत्पन्न हो जाती है। पहली संतान नॉर्मल उत्पन्न हो जाती है, लेकिन दूसरी संतान में ये रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसकी गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीयों में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH पॉजिटिव कारक उपस्थित होता है। तो 97% ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें RH पॉजिटिव क्या होता है, कारक उपस्थित होता है, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव में होता है। देखिए इस तरह से अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो RH फैक्टर है यानी RH कारक है, इसकी जो खोज की थी, मैं आपको एक नॉलेज के बेस पर बता रहा हूँ। अभी मैं आपको ये टॉपिक पूरा समझा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ही समझाऊंगा। और जो देखिए इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, RH कारक क्या होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ही टॉपिक है। RH कारक क्या होता है, एक एंटीजन होता है। ठीक, क्या होता है, एक एंटीजन होता है जो कहाँ पाया जाता है, RBC जो दारुद्र कणिकाएं होती हैं उसके बाहर स्थित होता है। और ये क्या करता है, RH कारक ये करता है ब्लड ग्रुप का निर्धारण, किस व्यक्ति में कैसा ब्लड ग्रुप रहेगा, ये RH कारक के ऊपर निर्भर होता है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से। देखिए इसका पूरा नाम होता है रीसस ब्लड होता है, इसका पूरा नाम होता है रीसस ब्लड, और इसे हम RH से प्रदर्शित करते हैं। जो यहाँ पर RH लिखा है इससे हम प्रदर्शित करते हैं RH फैक्टर को। ठीक है, और इसकी जो खोज थी वो लैंडस्टीनर और बीनर ने की थी। और इसकी खोज कहाँ से की थी, रीसस नामक बंदर से की थी। ठीक है, रीसस नामक बंदर का ब्लड लिया, उसकी जांच की, तभी ये RH फैक्टर की जो क्या थी, खोज की थी। ठीक है, रीसस नामक बंदर से खोज की गई थी RH कारक की, तभी इसका नाम पूरा क्या पड़ गया है, रीसस ब्लड पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रीसस यानी RH जो कारक होता है वो दो प्रकार से बटा होता है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। RH पॉजिटिव क्या होता है, जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव उसका रक्त हो जाता है। और जो उनका रक्त होता है वो कैसा होता है, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर चार ब्लड ग्रुप थे तो चारों ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें RH कारक उपस्थित होता है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होता है। यदि वो जांच कराएगा तो उसका पॉजिटिव में ही ब्लड ग्रुप निकलेगा। और यहाँ पर RH निगेटिव, जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित नहीं होता है तो क्या कहलाता है, RH निगेटिव कहलाता है। उसका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, निगेटिव में होता है। जैसे यहाँ पर O पॉजिटिव थे, यहाँ पर O सब निगेटिव हैं। ठीक है, O निगेटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि RH पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होता है वो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH निगेटिव वाले को अपना ब्लड नहीं दे सकता है तथा उसकी मौत हो जाती है। यदि एक बार में वो बच जाता है, उसका सारा ब्लड निकाल के फिर से दोबारा डाल दिया जाता है तो वो बच सकता है, उसके थोड़े से चांसेस रहते हैं बचने के। यदि वो फिर से वही काम करता है, RH प्लस वाले से फिर से वो ब्लड ले लेता है RH माइनस वाला, तो क्या होता है, उसकी निश्चित ही मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि यदि एक बार में बच जाता है व्यक्ति तो दूसरी बार में व्यक्ति नहीं बचता है। और यहाँ पर लिखा है कि RH निगेटिव वाला RH निगेटिव वाले को अपना रुधिर दे सकता है, जैसा कि RH पॉजिटिव में RH पॉजिटिव वाला दे सकता था, और यहाँ पर क्या है, RH निगेटिव वाला RH निगेटिव वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, और RH पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो RH निगेटिव वाले व्यक्ति को अपना ब्लड नहीं दे सकता है, उसकी मौत हो जाती है। यदि पहली बार में बच जाता है तो दूसरी बार में वो नहीं बचता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बता दी RH फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो यही बात थी, मैंने आपको बता दी कि भारतीयों में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH पॉजिटिव कारक उपस्थित होता है। 97% ऐसे लोग हैं जिनमें RH पॉजिटिव कारक उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव 97% लोगों में उपस्थित होता है। और यहाँ पर क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर 31वां है कि RH कारक यानी RH कारक को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, RBC के बाहर पाया जाता है। ठीक है, यानी ऊपर पाया जाता है। और क्या है, यहाँ पर इसके खोजकर्ता कौन है, RH कारक या RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर एवं बीनर है। उसकी खोज कहाँ से की गई थी, रीसस बंदर के ब्लड से की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रीसस ब्लड पड़ गया। इसे हम RH से प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव। जिसमें उपस्थित होता है RH कारक तो उसे RH पॉजिटिव, जिनमें RH कारक उपस्थित नहीं होता है उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। और सभी ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, चारों ब्लड ग्रुप O माइनस, A माइनस, B माइनस, AB माइनस। ठीक है, और ऐसा प्लस उपस्थित होता है जहाँ पर तो उसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आप बात जानते हैं। अब यहाँ पर 32वां है कि ऐसे व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा जिनमें एंटीजन AB दोनों नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का रुधिर वर्ग बताना है कि जिसमें क्या होता है कि एंटीजन AB दोनों उपस्थित नहीं होती है, उसका रुधिर वर्ग हो जाता है O। यदि देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
देखिए अभी मैंने क्या पढ़ा कि ऐसे व्यक्ति का रुधिर वर्ग बताइए जिनमें एंटीजन ए बी दोनों नहीं होती हैं। देखिए इसमें ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। यहाँ पर एंटीजन की सारणी दी है, ना तो ए एंटीजन है ना तो बी एंटीजन है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ओ क्या होता है, ये सर्वदाता होता है, सभी को रुधिर दे सकता है। ए बी ओ को ये सबको रुधिर वर्ग अपना दे सकता है। और यहाँ पर अगला 33वां है कि रक्त समूह बी का जीनोटाइप क्या होता है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप क्या होता है, आईबी या आप कह सकते हो IBI। ठीक है, देखिए 34वां प्रश्न है किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप है किसके द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, आपको बताना है कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, यानी किसके द्वारा बनता है। तो किसके द्वारा बनता है, व्यक्ति के आनुवांशिक जीन से बनता है। ठीक है, क्या होता है, व्यक्ति के आनुवांशिक जीन के कारण व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बनता है या निर्माण होता है। और 35वां हमारा प्रश्न है कि यदि पिता का रक्त समूह ए है, यदि पिता का रक्त समूह ए है एवं माता का रक्त समूह बी है तो उसकी संतान का रक्त समूह क्या होगा। देखिए फादर का क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, और जो मदर है उसकी माँ है उसका ब्लड ग्रुप बी है, और जो संतान होने वाली है, जो संतान होने वाली है उसका हमें ब्लड ग्रुप पता करना है, कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए रक्त समूह ए का क्या होता है जीनोटाइप, आपको लिखना है IA। और ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप होता है IBI। और IA यहाँ पर लिखेंगे। इसका जब संतान का हम पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसा रहने वाला है तो IA यहाँ पर लिखेंगे और IBI यहाँ पर लिखेंगे, चक्कर बोर्ड बना लेंगे। और IA पहले IB बाद में, तभी तो जीनोटाइप बनेगा IA। तो यहाँ पर सब कुछ IAIB आएगा। ठीक है, क्या आएगा, IAIB जीनोटाइप आएगा। और ये IA और IB जीनोटाइप किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है। ठीक है, ये IAIB जीनोटाइप है किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, तो AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है। ठीक, आप देख सकते हैं सारणी में। ठीक है, IA और IB जीनोटाइप किस ब्लड ग्रुप का होता है, AB ब्लड ग्रुप का होता है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप निकल कर आता है AB निकल कर आता है, AB ब्लड ग्रुप निकल कर आता है। और ये क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है, सबका रुधिर वर्ग ले सकता है। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में AB दिया है ब्लड ग्रुप तो AB पर आप टिक लगा के आए। यदि वहां पर दिया है AB और O दिया है तो ये टिक लगा के आना है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वग्राही है, सबका रुधिर वर्ग ले सकता है, तो ये सभी रुधिर वर्ग होने के चांसेस रहते हैं इनकी संतानों में। ठीक है, तो AB और O, ठीक है, तो चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है क्योंकि ये सर्वग्राही होता है, तो इसीलिए इन चारों पर आपको टिक लगा के आना है। यदि ये नहीं है ये चारों तो यहाँ पर AB दिया होगा तो AB पर टिक लगा के आना है। ठीक है, तो दोनों सही होते हैं। तो देखिए 36वां प्रश्न है ईगुम विकल्पता, बहु ईगुम विकल्पता, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीपल एलिज्म कहते हैं, ये किसकी वंशागति को नियंत्रित करता है। ये ब्लड ग्रुप की वंशागति को नियंत्रित करता है। जो युग्म विकल्पता मल्टीपल एलिज्म होता है किसकी वंशागति को नियंत्रित करता है, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की वंशागति को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप ही है। युग्म विकल्पता का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप होता है। देखिए 37वां जो प्रश्न है कि रुधिर आधान में यूनिवर्सल रेसिपिएंट किस वर्ग के व्यक्ति होते हैं। देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से किसी चीज को लेना, क्या कहलाता है, रेसिपिएंट कहलाता है। तो ऐसा रुधिर वर्ग कौन सा है, AB रुधिर वर्ग होता है। ये सर्वग्राही होता है, ये सबका रुधिर ले सकता है, सभी रुधिर वर्ग का रुधिर ले सकता है। कौन सा, AB ब्लड ग्रुप। यदि AB ब्लड ग्रुप ना दिया हो, AB पॉजिटिव दिया हो तो ये भी सही है। ठीक है, आगे का जो हमारा 38वां प्रश्न है कि पैरामीशियम में कप्पा कणों की खोज किसने की थी। पैरामीशियम है उसकी कप्पा कणों की खोज किसने की थी, तो सोनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पैरामीशियम में कप्पा कणों की खोज की थी। ठीक है, 39वां जो प्रश्न है कि किसके द्वारा मारक कण यानी किलर पार्टिकल विकसित होते हैं। किसके द्वारा किलर पार्टिकल यानी मारक कण विकसित होते हैं, तो पैरामीशियम द्वारा क्या होता है, मारक कण यानी किलर पार्टिकल विकसित होते हैं। इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। देखिए 40वां जो प्रश्न है, यदि माना कैपिटल D स्मॉल d मादा है, उसका संकरण कैपिटल D स्मॉल d नर से करा देते हैं, तो संतानें जो होंगी उसका क्या अनुपात होगा। तो कैपिटल D स्मॉल d मादा है और ये नर है। ठीक है, तो इसका हम संकरण करा देते हैं। देखिए पहले हम चक्कर बोर्ड बनाएंगे और ये उतार देंगे, ये उतार देंगे और ये वाला यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, बिल्कुल समान है, कैपिटल D और कैपिटल D स्मॉल d। कैपिटल D पहले आएगा, स्मॉल d बाद में आएगा, और स्मॉल d यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसका अनुपात आपको बताना है। जैसे मेंडल के नियम थे उसमें किस तरह से निकालते थे, पहले यहाँ पर बड़ा पौधा ले लिया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अलग निकाल लेंगे। ये बड़े पौधे आप मान लीजिए। ठीक है, तो बड़े पौधे यहाँ पर 3 निकाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर ये छोटा बोना पौधा है तो यहाँ पर बोना पौधा लिख दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका अनुपात। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, कैपिटल D पहले, कैपिटल D और स्मॉल d बाद में। जैसा कि मैंने आपको
मेंडल के नियम बताए थे वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, वैसा ही आप नियम लगा सकते हो और निकाल सकते हैं इसका अनुपात। ठीक है, 3 यहाँ से निकाल दिए और 1 यहाँ से निकाल दिया, बन गया इसका अनुपात। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात आपको इस तरह से निकाल लेना है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है तो आपको ये लिख कर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर 41वां प्रश्न क्या है कि ऐसे आनुवांशिक लक्षण जो कुल कोशिका द्रव्य द्वारा संचारित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिए, ऐसे भी कुछ आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो गुणसूत्र पर नहीं होते हैं और वो कहाँ होते हैं, वो कोशिका द्रव्य में भरे हुए होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं, वो संचारित होते हैं तो उसे हम क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोजीन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोजीन कहलाते हैं। ये आप कह सकते हैं प्लाज्मामोन भी कह सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं प्लाज्मोजीन या आप कह सकते हैं प्लाज्मोन। ठीक है, ऐसे भी आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं जो कोशिका द्रव्य के द्वारा संचारित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, जो 42वां प्रश्न है कि मनुष्य की जाति में किस प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य की जाति नर या मादा। ठीक है, तो इन दोनों में आपको बताना है कि इन दोनों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक्स एक्स किसका होता है, मादा का, एक्स वाई किसका होता है, नर का। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य की जाति में। ठीक है, तो ये भी बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। 43वां जो प्रश्न है कि एक मानव के अंडे में क्या पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा, एक्स वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम और चौथा है वाई वाई क्रोमोसोम। तो कौन सा क्रोमोसोम्स मानव के अंडे में पाया जाता है, तो मानव के अंडे में एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, तो मानव के अंडे में कौन सा क्रोमोसोम्स पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। देखिए, 44वां है कि एक नर बच्चे का जन्म कब होता है, जाइगोट एक्स एक्स प्रकार का होता है तब नर बच्चे का जन्म होता है, या पिता माँ से अधिक स्वस्थ होती है तब नर बच्चे का जन्म होता है, या जाइगोट एक्स वाई प्रकार का होता है तब नर बच्चे का जन्म होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट एक्स वाई प्रकार का होता है तो नर बच्चे का जन्म होता है। नर बच्चे में नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है, तो इसीलिए क्या होता है कि एक्स वाई जाइगोट होगा तो नर बच्चे का जन्म होगा। सिंपल सी बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। 45वां है कि मानव युग्मनज में क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट जो एक मादा बच्चे को जन्म देता है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है जो मादा बच्चे को जन्म देता है, वो आपको बताना है। तो वहाँ पर कई सारे दिए होंगे, 44 प्लस एक्स वाई ऐसा दिया होगा और दिया होगा 44 प्लस एक्स बाई बाई। ठीक है, तो इस तरह से दिया होगा आपको भड़काने के लिए। लेकिन आपको कहाँ पर ध्यान देना है कि मादा बच्चा, मादा में क्या होता है, जो स्त्री होती है उसका कैसा लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स होता है। तो एक्स एक्स ये बन जाएंगे और 44 ये बन जाएंगे, 44 45 46, तो टोटल 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये मादा बच्चे को जन्म दे देती है। ठीक है, तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। और 46वां है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। टर्नर सिंड्रोम होता है, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। एक गुणसूत्र कम हो जाता है। ठीक है, तो उसकी गुणसूत्र की संख्या टोटल 45 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि मानव जाति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव की जो जाति होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। 46 नर में, 46 मादा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि मानव जाति में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है, 46 होती है। टिक लगा के आना 46। और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। ठीक है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है 21वीं जोड़ी में। ठीक है, क्या होता है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है जिसके कारण गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। और ये क्या होता है, ऑटोसोमल रोग होता है। क्या होता है, ऑटोसोमल रोग होता है, क्योंकि 21वीं जोड़ी में बढ़ रहा है इसीलिए ऑटोसोमल है। यदि आपने डाउन सिंड्रोम वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है, ऑटोसोमल रोग होता है। ओके, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये 50वां हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें 21 यस ऑटोसोमल को हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र का जोड़ा ट्राइसोमी होता है, वह किस सिंड्रोम के अंतर्गत होता है। देखिए, हमने आपको जैसा कि बताया डाउन सिंड्रोम में कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है और उसे हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। अभी जिस व्यक्ति में हो जाता है तो उसमें डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 21वीं जोड़ी में यदि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो ये डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है इसी के कारण। ठीक है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, टोटल 47 होती है क्योंकि एक गुणसूत्र होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। 51 जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है कि एल्कोप्रोटीनुरिया से संबंधित जीन ये किसके कारण एल्कोप्रोटीनुरिया होता है। देखिए, जो एल्कोप्रोटीनुरिया होता है यह प्रभावी होता है यानी रिसेसिव होता है और ये क्या करता है, समयुग्मजी दशा में यानी होमोजाइगस दशा में ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाता है एल्कोप्रोटीनुरिया। ठीक है, तो इतनी भी बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि क्या होता है एल्कोप्रोटीनुरिया, प्रभावी होता है, रिसेसिव होता है और समयुग्मजी दशा में ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाता है। चलिए
52 जो प्रश्न है हमारा, दरांती कोशिका रखता है यानी सिकल सेल एनीमिया में एचबी को हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर क्या हो जाता है, बेलीन आ जाता है। क्या आ जाता है, बेलीन आ जाता है। यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। देखिए ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, यदि आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सिकल सेल एनीमिया वाली वीडियो यदि फिर से आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले बनना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक अम्ल बनना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था नॉर्मल मनुष्य में। लेकिन डीएनए की ये जो अमीनो एसिड कह सकते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस कह सकते हैं या बीटा श्रृंखला कह सकते हैं हीमोग्लोबिन वाली, ठीक है। तो इसमें 6वें स्थान पर क्या बन गया है, ग्लूटामिक अम्ल बनने की जगह बेलिन बन गया है। ग्लूटामिक अम्ल बनने की जगह बेलिन बन गया, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो गया सिकल सेल वाला। तो वही बात हमने वहाँ पर भी बताई है आपको, यहाँ पर भी बता रहे हैं कि बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर क्या हो गया है, बेलीन आ जाता है, जिसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो चलिए 53 वाला जो प्रश्न है, दरांती कोशिका रखता है यानी सिकल सेल एनीमिया में कौन सी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। देखिए फिर से वही बात आ गई कि सिकल सेल एनीमिया वाला जो रोग है उसकी कौन सी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। कौन से नंबर पर, 6वें नंबर पर हो जाता है, और ग्लूटामिक अम्ल की जगह बेलीन आ जाता है। ओके, तो 54 जो प्रश्न है हमारा, रंजकहीनता ये किसके कारण उत्पन्न होता है, एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण के रूप में वंशागत होता है, प्रभावी लक्षण के रूप में वंशागत होता है। यदि आप रंजकहीनता वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 55 नंबर वाला हमारा प्रश्न है कि मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन में देखिए, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। और मियोसिस फर्स्ट में केंद्रक विभाजन होता है और मियोसिस सेकंड में भी केंद्रक विभाजन होता है। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र का भी विभाजन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 2 केंद्रीय विभाजन होते हैं, 2 बार होता है मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में, दोनों बार केंद्रकीय विभाजन यानी केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र का भी 2 बार विभाजन होता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है आंसर में, 2 केंद्रीय विभाजन उसके साथ 2 बार गुणसूत्रीय विभाजन होता है। ओके, ये सभी विकल्प हैं वो गलत हैं। और यहाँ पर जो 56वां प्रश्न है कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों विभाजन होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, छोटी आंत में होते हैं, यकृत में होते हैं, अग्न्यावस्था या वृषण में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अग्न्यावस्था आप कह रहे होंगे क्या होता है, एडोलिसेंट, या आप कह सकते हैं किशोरावस्था में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नई कोशिकाएं बनती हैं, विभाजित होती हैं। चलिए 57 नंबर वाला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा डीएनए वामाव्रत यानी लेफ्ट हैंड डीएनए होता है। कौन सा डीएनए जो होता है वो वामाव्रत यानी लेफ्ट हैंड डीएनए होता है। तो जेड डीएनए होता है। जेड डीएनए की खोज जो थी वैज्ञानिक बेग ने 1979 ईस्वी में की थी। जेड डीएनए क्या है, डीएनए वामाव्रत है यानी लेफ्ट हैंड डीएनए होता है। और यहाँ पर 58 नंबर वाला जो प्रश्न है कि अनुवांशिक आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। जो आरएनए होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने आरएनए वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारी वीडियोज में, आपको आरएनए अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और 59 नंबर वाला जो प्रश्न है कि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है। डीएनए में तो थायमीन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और 60 नंबर वाला जो प्रश्न है कि एक क्षारक और एक शर्करा अणु मिलकर क्या बनाते हैं। एक क्षारक और एक शर्करा अणु मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। देखिए किस तरह से आरएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। प्यूरिन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन और प्रीमिडिन, थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, और साइटोसिन। ठीक है, एक शर्करा अणु मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो शर्करा को हम क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर कहते हैं। पेंटोस शुगर का ये फार्मूला हो गया C5H10O4। ठीक है, इसे प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 से प्रदर्शित करते हैं। ये पेंटोस शुगर और ये जो नाइट्रोजन क्षारक है आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। जो पेंटोस शर्करा है किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। और आरएनए के ये क्या है, नाइट्रोजन क्षारक हैं। और नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शुगर, जो पेंटोस शर्करा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 61 नंबर वाला जो हमारा प्रश्न है कि वाटसन एवं क्रिक ने, ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है वाटसन और क्रिक, इन दोनों ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तावित किया था। वो कौन सी सन में प्रस्तावित किया था, 1953 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल
किस सन में प्रस्तावित किया था? 1953 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। चलिए, तो 62 नंबर वाला जो हमारा प्रश्न है कि डीएनए में पिरामिडीन पाए जाते हैं। डीएनए में जो पिरामिडीन होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? साइटोसिन एवं थाइमिन। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आरएनए के नाइट्रोजन क्षारक है और वहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डीएनए के पिरिमिडीन क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो डीएनए यहाँ पर यदि हम लिख दें तो डीएनए यहाँ पर लिख दिया नाइट्रोजन क्षारक, और यूरेसिल की जगह क्या आता है? थाइमिन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाता है डीएनए में। तो यहाँ पर जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं डीएनए के वो थाइमिन और साइटोसिन हो जाते हैं। थाइमिन और साइटोसिन, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा है थाइमिन साइटोसिन। ठीक है, तो सिंपल सी बातें आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। 63 नंबर वाला जो प्रश्न है कि आरएनए में सर्वाधिक मात्रा किस आरएनए की होती है? देखिए आरएनए में सर्वाधिक मात्रा किस आरएनए की होती है? आरएनए में क्या होता है कि आरएनए की सबसे अधिक मात्रा होती है, 60 से 80% तक होती है। ठीक है, और जो टीआरएनए होता है और एमआरएनए होता है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आरएनए की नहीं होती है। आरआरएनए यानी राइबोसोमल जो आरएनए होता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी आरएनए की मात्रा होती है। ठीक है, 60 से 70%। नंबर वाला प्रश्न है कौन से डीएनए के एक कुंडलित संरचना में 12 क्षारक होते हैं? ऐसा कौन सा डीएनए है जिसके सिर्फ एक ही कुंडलित संरचना में 12 क्षारक पाए जाते हैं? तो जेड डीएनए एक ऐसा डीएनए है जिसमें एक कुंडलित संरचना में, सिर्फ एक ही संरचना में 12 क्षारक पाए जाते हैं। चलिए 65 नंबर वाला जो प्रश्न है कोशिका में ऊर्जा का स्रोत होता है। एक कोशिका हम बना लेते हैं और उसमें ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? कौन सा अंग जो ऊर्जा देता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एटीपी होता है। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम हो जाता है। 66 नंबर वाला जो प्रश्न है कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण करता है? कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा जो अंग है, सूक्ष्म अंग है, वो क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। ऐसा कौन सा अंग है? तो राइबोसोम क्या होता है? इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? प्लेडे ने 1955 ईस्वी में की थी, और ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। चलिए प्रश्न है कोशिका में ऑक्सीशोषण का केंद्र कौन सा होता है? कोशिका में ऑक्सीजन का केंद्र कौन सा होता है? ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप कह रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से, देखिए जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा फूड स्टाफ होता है शरीर के अंदर, वो किसके रूप में उपस्थित होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जो हमारा फूड होता है उससे निकालकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाती है, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एटीपी, यानी जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाती है, लेकिन जल और एटीपी बच जाता है। एटीपी यानी ऊर्जा बच जाती है, और ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं? सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो यही बात होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण का केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए 68 नंबर वाला जो हमारा प्रश्न है कोशिका में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका के अंदर सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र को कहते हैं, यानी नाभिक को कहते हैं, या न्यूक्लियस को कहते हैं। तो इतनी बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। देखिए 69 नंबर वाला जो हमारा प्रश्न है कोशिका झिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी इसे हम कहते हैं। तो ये किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका के ऊपर पाई जाती है किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। तो ये भी बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और गुणसूत्र वाला जो स्पेशल टाइप जो क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था गुणसूत्र वाली वीडियो में, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम्स, और कौन से थे? लार ग्रंथि क्रोमोसोम यानी सिलेबरी ग्रैंड क्रोमोसोम, ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए 70 नंबर वाला जो हमारा प्रश्न है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है, इसमें महागुणसूत्र यानी सुपर क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? ड्रोसोफिला जो होती है महागुणसूत्र उसके कहाँ पाए जाते हैं? लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, यानी सिलेबरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में जो महागुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये एक मक्खी का नाम होता है, और ये लार ग्रंथियों में इसके महागुणसूत्र पाए जाते हैं। महागुणसूत्र का मतलब काफी बड़े आकार के होते हैं, तो ये लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जिसे हम सिलेवरी ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं। यदि आपने नहीं देखा सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं और ये कैसे क्या होते हैं, तो आप गुणसूत्र वाली वीडियो में देख सकते हैं। और 71 नंबर वाला जो प्रश्न है कि पालिटीन, पालिटीन को हम क्या कहते हैं? पालिटीन गुणसूत्र जो होते हैं ये महागुणसूत्र कहते हैं, और ये इसका दूसरा नाम होता है सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में लार ग्रंथि गुणसूत्र कहते हैं। इसको सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने देखा था? बल्बियानी, E.J. बल्बियानी ने 1881 ईस्वी में देखा था।
ठीक है। पॉलीटीन गुणसूत्र यानी सिलेबरी ग्लैंड क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथि गुणसूत्र कहते हैं। इसको सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने देखा था? E.J. बल्बियानी ने सन 1881 ईस्वी में सबसे पहले देखा था। और 72 नंबर वाला जो प्रश्न है कि लैंप ब्रुश गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? जो लैंप ब्रुश गुणसूत्र होते हैं स्पेशल टाइप क्रोमोसोम में दूसरे नंबर पर आता है लैंप ब्रुश क्रोमोसोम। और लैंप ब्रुश क्रोमोसोम ये कौन सी अवस्था में हमें दिखाई देते हैं? और ये काफ़ी बड़े होते हैं, ब्रुश के आकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये देखिए ये कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं? डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर वाला जो प्रश्न है कि बीटा गुणसूत्र की खोज किसने की थी? देखिए वहां पर हमने स्पेशल टाइप क्रोमोसोम से 2 ही बताए थे, लैंप ब्रुश और सिलेबरी ग्लैंड क्रोमोसोम से, लेकिन एक गुणसूत्र और होते हैं इसी में, इसका एक और भाग होता है बीटा गुणसूत्र। और इसकी बीटा गुणसूत्र की खोज किसने की थी? विल्सन ने की थी, वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। बीटा गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। तो ये सारे एमसीक्यू आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम में लिख पाएं। यदि आप अच्छी तरह से नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर लॉस हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको 73 जितने मैंने आपको बताया 73 टोटल बताए, तो 73 आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है और पूरी जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए, तब आपके एमसीक्यू एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपको। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट बन पाई है तो क्योंकि इसमें हमने सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, क्योंकि आपका कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। और वीडियोज़ आती रहेंगी और कई सारी वीडियोज़ हैं वो नहीं आ पाई हैं और वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में, सभी डिजीज जितनी भी होती हैं वो सभी इंक्लूड की जाएंगी। यदि कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, यदि आपका कोई सा भी डाउट है और कोई सा भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।